हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और मैं भाषा साहित्य जो कि हिंदी भाषा साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू करा रही हूँ। तो ये मैं टॉपिक वाइज कराने वाली हूँ एमसीक्यू, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और पूछे जाएंगे। तो इसे बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, इसे महत्वपूर्ण वीडियो समझ के करना है, क्योंकि आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे ही, क्योंकि ये एमसीक्यू है, पूछे जाने वाले अक्सर प्रश्नोत्तरी में आप देख सकते हैं इसे। तो ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है जो कि मैं आपके लिए एक खुद से बनाई हूँ, तो इसे मैं करवाना ज़रूरी समझी, क्योंकि ये एमसीक्यू आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर टीजीटी पीजीटी जो बिहार में भी होने वाली है, जिसका भी जो है अनाउंसमेंट भी कर दिया है बीपीएससी के चेयरमैन ने। तो आपको पूरे ध्यान से अच्छे से तैयारी में लग जाना है और जो मैं करा रही हूँ उससे अच्छे से गंभीरतापूर्वक देखना है प्रश्नों को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये सब, तो आप इसे ज़रूर से करें। तो कल हम लोगों ने 25 तक देखा था, उसके आगे मैं कंटिन्यू कराने वाली हूँ आज, तो बने रहें मेरे साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड तक शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पे क्या कर रहा है, राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है इनमें से? तो ये है भाषा योग वशिष्ठ है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? तो किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? तो वो थे संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे राजा लक्ष्मण सिंह। तो ध्यान रखना है, पूछी जाती है। अगला है कि हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो ये है 60 करोड़ मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो कुल 18 बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे मगही है, बुंदेली है, बांगरू है, खड़ी बोली है। तो यहाँ पे जो है मगही आपका नहीं होगा, बाकी बात बुंदेली, बांगरू और खड़ी बोली जो है ये आपका पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अवधि इस किसके अंतर्गत आती है? तो अवधि किसके अंतर्गत आती है? तो ये जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। तो ये तीनों बोली आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? तो मगही है, भोजपुरी है और मैथिली, ये बिहारी हिंदी में आती है, मारवाड़ी नहीं आती है। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ और बाराबंकी जो है किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो ये जो आते हैं ये बुंदेली में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? तो कहाँ माना जाता है? ये रीवा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ब्रज भाषा किस नगर की बोली नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इस तरह के प्रश्न पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये जो है ये इटावा की नहीं है, बाकी बात मथुरा, आगरा और हाथरस में ब्रजभाषा का केंद्रीय नगर रहा है, बोली जाती है यहाँ पे। अगला है कि इंदौर और उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? तो इंदौर और उज्जैन की जो बोली है उसे मालवी वहाँ पे बोली जाती है, मीठी मालवी बोली जाती है। तो ध्यान रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है? तो ये जो है ये कुमाऊनी यहाँ पे बोली जाती है नैनीताल के आसपास। अगला क्वेश्चन है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं और बोलियां हैं? तो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे सत्य नहीं या सत्य यहाँ पे इसका मतलब है।
तो खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। कन्नौज का क्षेत्र केंद्र जो है फर्रुखाबाद इटावा है, तो ये सही है। ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, नहीं भाई ये दिल्ली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी खड़ी बोली ही बोली जाती है। और मालवी का केंद्र इंदौर और उज्जैन है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से असत्य कथन को छांटना है। तो इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसी तरह के प्रश्न लिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है, तो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग में बोली जाती है। विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाते हैं और अवधी भाषा ब्रजभाषा में इन्होंने रचनाएं की है। और हरियाणवी का एक नाम बांगरू है, तो ध्यान रखना है, ये सही है। बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता है। तो ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आने वाला कौन सा है, तो ब्रजभाषा क्षेत्र में अलीगढ़ भी आता है, गाजियाबाद, मथुरा आता है और भरतपुर आता है। गाजियाबाद नहीं आता, क्योंकि ये नई दिल्ली के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, तो ये नई दिल्ली के आसपास वो हैं ये, तो इसलिए ये नहीं आते हैं। वहाँ पे खड़ी बोली हिंदी का ज़्यादातर विकास हुआ है, बोली जाती है। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है, तो ये खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन असत्य युग्म, इनमें से असत्य युग्म को अलग करना है। तो मैथिली विद्यापति ये सही है, बिहारी ब्रजभाषा ये भी सही है, तुलसी अवधि ये भी सही है, केशव खड़ी बोली नहीं है, केशव जो है ये ब्रजभाषा है, संस्कृत निष्ठ है, ठीक है, तो ब्रजभाषा है ये केशव का, तो ध्यान में रखना है, ये संस्कृत निष्ठ ब्रजभाषा में लिखते थे। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ये ब्राह्मी से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं, तो ये कुल वर्ण जो हैं ये 52 हैं। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है, तो ये अक्षरात्मक यानी कि ध्वन्यात्मक लिपि में आएगी। अगला क्वेश्चन है कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था, तो ये दिए थे बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया था, तो ये आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ था, और ये प्रश्न आपके पीजीटी में पूछी जा चुकी है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में अ का 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था, तो ये दिया था आपके काका कालेल करने, और ये भी प्रश्न आपके पीजीटी में पूछी जा चुकी है इस बार ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही हम डेली कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन जो है अधिक उपयुक्त है, तो देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ है, तो इसी ऑप्शन आपका यहाँ पे ज़्यादा उपयुक्त है। तो आज हम लोगों ने 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा, भाषा से, हिंदी भाषा से संबंधित और उसकी बोलियों से संबंधित, और पूछे गए प्रश्न देखे, यहाँ पे ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपको कंटिन्यू देखना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। तो बने रहे मेरे साथ। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंडों तक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।